फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का 26 का पेपर होने वाला है। बहुत कम समय हमारे पास तैयारी के लिए, इसलिए फास्ट ही आपको क्या है पूरे फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगातार तैयारी करते जाना है। बिल्कुल कम समय है और जितने इंपॉर्टेंट बताए जाऊं अच्छे से तैयार करते जाइए। ओके, और एक बार आपको क्या है जो मैं बताऊं इंपॉर्टेंट को क्या है सुपर फास्ट वीडियो करके यानी डबल स्पीड में करके पूरा पहले देख लीजिएगा। ओके, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे, कुछ आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको है तैयार करना है। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये लास्ट पार्ट 3 रहने वाला है 2 नंबर वाले प्रश्नों का। इसके बाद मैं 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न आपको कवर कराऊंगा। तो टॉपर बनने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। कोई भी सफलता यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती। पहला क्वेश्चन है, अधिकृत पूंजी और नियमित पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अधिकृत पूंजी वह पूंजी है जिसका उल्लेख है पार्षद सीमा नियम में होता है। निर्गत पूंजी यह अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसका लिए विज्ञापन किया जाता है। यानी जो निर्गत पूंजी है ये अधिकृत पूंजी का ये क्या हिस्सा होती है, भाग होती है। और अधिकृत पूंजी में यह निगमित पूंजी के बराबर या अधिक हो सकती है, जबकि निर्गत पूंजी यह अधिकृत पूंजी से कम या बराबर हो सकती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तालिका वाला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है जनरल एंट्रीज वाला, कि अरविंद लिमिटेड ने 20,000 समतांश प्रत्येक 20 रुपए का 10% प्रीमियम पर जारी करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए। संपूर्ण राशि आवेदन पर तय थी। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जनरल आवश्यक आपको तैयार करना है। किस तरीके से आपका रहने वाला सॉल्यूशन प्रैक्टिस आपको कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको कंपनी की पुस्तकों के अंशहरण, पुनर्विमरण और हस्तांतरण के जनरल लेखे आपको तैयार करना है। यहाँ भी आपको जनरल एंट्रीज बनाना है। प्रैक्टिस अच्छे से आप कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ही आपसे बनेगा। ओके, और इसके पूरे कंसेप्ट आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, इसमें भी जनरल एंट्रीज बतानी है। हरण व पुनर्विमरण लेख दीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से, उसकी तालिका किस तरीके से बनाए गए हैं आपको देखकर रखना है। मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ किस टाइप के आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं। ओके, यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, एक बार अपने हिसाब से आपको यहाँ देख लेना, समझ के तैयार रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियां सम्मिलित है जहां उनसे कंपनी की संपत्तियों का पर व्यवहार उत्पन्न होता है या नहीं। नेक्स्ट, शुद्ध लाभ अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र आपको देना है। तो शुद्ध लाभ अनुपात को शुद्ध लाभ विक्रय अनुपात भी कहते हैं, क्योंकि यह कर के बाद शुद्ध लाभ का संबंध शुद्ध विक्रय से स्थापित करता है। यह अनुपात की गणना का मुख्य उद्देश्य समस्त व्यय को काटने के पश्चात अंशधारियों को प्राप्त होने वाली विक्रय की आय की राशि ज्ञात करता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। शुद्ध लाभ अनुपात बराबर करके बाद शुद्ध लाभ गुणे 100 बटे हो जाएगा विक्रय। नेक्स्ट है, चल अनुपात और त्वरित अनुपात में आपको अंतर बताना है। चल या चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर देख लेते हैं। जो चल अनुपात होता है यह अनुपात चल संपत्तियों तथा चल दायित्वों के बीच संबंध की व्याख्या करता है, जबकि तरलता अनुपात यह अनुपात तरल संपत्तियों तथा चल दायित्वों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। ओके, तो क्या डिफरेंस है कि जो चल अनुपात होता है चल संपत्तियों चल दायित्वों के संबंध बताएगा, त्वरित अनुपात तरल संपत्ति और चल दायित्व में संबंध बताता है। कंपनी की जो चालू अनुपात होता है चल अनुपात होता है कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता मापने के लिए अनुपात उपयुक्त नहीं माना जाता है, जबकि त्वरित अनुपात कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता मापने के लिए अनुपात त्वरित उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, रोकड़ प्रवाह विवरण से लाभ आपको बताने हैं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ क्या है, रोकड़ स्थिति का विश्लेषण करना और भावी रोकड़ बहाव का अनुमान। रोकड़ स्थिति का विश्लेषण किस प्रकार से, रोकड़ प्रवाह विवरण से रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। रोकड़ शेष किस प्रकार से कम या अधिक है, इसका विश्लेषण रोकड़ के आगमन के स्रोत एवं रोकड़ के प्रयोग के स्रोत को देखकर समझा जा सकता है। भावी रोकड़ अनुपात में किस प्रकार से, ये ऐतिहासिक समंकों के आधार पर बनाए गए रोकड़ प्रवाह विवरण के द्वारा रोकड़ के स्रोत का ज्ञान, उनके प्रभावित रोकड़ की राशि तो एवं समय आदि की सूचना में प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर भावी रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रबंधक वर्ग पर क्या महत्व होता है। ये प्रबंधक वर्ग महत्व दिया हुआ है, इसके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आपको क्या है, साझेदारी की परिभाषा बता दी। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हो
जो उन सब के द्वारा, उन सब की ओर से किसी एक द्वारा चलाया जाता है। यानी इसमें क्या है, कई लोग मिल जाते हैं, 4-5 लोग मिल गए हैं, ओके, तो यही संबंध होता है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का भी संबंध होता है जो ऐसे व्यापार को चलाते हैं, लाभ बांटने को, जैसे कि लाभ कमाएंगे पूरी कंपनी से, फिर उसको बांट लेंगे, ओके, और जो उन सब के द्वारा, उन सब की सहमति से, उनकी ओर से एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, और लीडर एक ही व्यक्ति होता है, ओके। परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या समझते हैं? तो परिवर्तनशील पूंजी खाता वह खाता है जिसमें साझेदारों की पूंजी का लेखा तो किया ही जाता है, परंतु इसके साथ साथ साझेदारों से संबंधित शेष सभी व्यवहारों का लेखा भी किया जाता है। बार बार इस खाते में लेखा होने से पूंजी खाते को शेष में बदलता रहता है, इसलिए इस खाते को अपरिवर्तनशील, इस खाते को परिवर्तनशील पूंजी खाता कहा जाता है। तो मुख्य कारण क्या है परिवर्तनशील पूंजी खाते का? इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, साझेदारों की पूंजी का लेखा किया जाता है, इसके साथ ही इसे साझेदारों संबंधित शेष सभी व्यवहारों का भी लेखा भी किया जाता है। बार बार इस खाते में क्या है, शेष बदलता रहता है, इसलिए इस खाते को परिवर्तनशील पूंजी खाता कहा जाता है। इस खाते में साझेदारों से संबंधित ब्याज, कमीशन, आहरण, वेतन आदि का भी लेखा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या है, जनरल प्रविष्टि करनी है, ओके, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। जिस टाइप के आ रहा है, मैं यहाँ सब प्रकार के यहाँ क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट आंतरिक कोष की 2 मदें आपको बताना है। तो आंतरिक कोष की 2 प्रमुख मदें हैं, आपका सामान्य संचय और अल्प आपातकालीन निधि कोष। तैयार करके रखना है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। आंतरिक कोष की मदें, सामान्य संचय और आपातकालीन निधि कोष। फर्म के अनिवार्य विघटन को समझाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आसान ये क्वेश्चन आपका रहता है। फर्म के अनिवार्य विघटन, यानी जो हमारी फर्म यानी कंपनी है, उसका विघटन करना ही पड़ेगा। कोई भी कुछ भी हो जाए तो विघटन करनी पड़ेगा, यानी कंपनी को बंद करना ही पड़ेगा। यानी कोई भी कंपनी किस कंडीशन में क्या बंद हो सकती है, तो आपको वो पॉइंट बताने हैं। तो पहला है कि जब सभी साझेदार या एक को छोड़कर से सभी साझेदार पागल हो जाएं, ओके, या फर्म का व्यापार कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया जाए। एक तो अवैध घोषित हो जाए, गैर कानूनी हो जाए। जैसे गैर कानूनी बहुत सारी जो कंपनी होती है गैर कानूनी काम करती है, वो गलत काम करती है, इसलिए उन्हें क्या गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो बंद हो जाती है एक, ओके। और दूसरी कंडीशन और क्या बन सकती है कि 4 साझेदार हैं, 4 साझेदार में 3 तो पागल ही हो गए हैं, ओके, 3 पागल हो गए तो भी वो क्या है आपका बंद हो जाएगा। या सभी पागल हो जाए, या एक, ओके, 4 में से 3 पागल हो जाए तो भी वो बंद हो जाएगा व्यवसाय, ओके। फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाएगा। फिर साझेदारों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाने पर, या कोई शत्रु देश का निवासी साझेदार हो जाए। शत्रु देश है उसका जो शत्रु देश का कोई व्यक्ति है वो अपनी कंपनी साझेदार बना हुआ है, तो विघटन करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि वो क्या पूरी कंपनी की स्थिति कभी भी बिगाड़ सकता है। इसके साथ ही साझेदारों की संख्या जो निर्धारित की हुई इतने ही साझेदार होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उससे कई गुना हो जाए, ओके, 8-10 हो जाए, ओके। तो इस कंडीशन में भी क्या है, फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, कम समय रह गया है, ओके, तो वीडियो आप देखेंगे, ओके, रिवीजन भी आपको क्या है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पहली बात तो आप तैयारी नहीं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, ओके, उस सिलेबस की कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, ना ही आपका रिवीजन हो पाएगा। यदि आप दोस्तों क्या है कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको है समय से पहले ही आप अपना पूरा तैयारी कर पाएंगे और रिवीजन भी आप कर पाएंगे, ओके। पीडीएफ मटेरियल ये फायदा रहता है। तो आपको क्या अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन कर लेना है, ओके। प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप से दोस्तों आपको अकाउंटेंसी 12th अकाउंटेंसी का आपको क्या है कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, आपको सब मटेरियल मिल जाएगा। और कोर्स लेते समय वैसे ही फीस बहुत कम है, लेकिन आप कैसे ही कोर्स लें, अकाउंट 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे दोस्तों आपको 100 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के ठहराव द्वारा एवं ऐच्छिक विघटन को समझाइए। तो देख लेते हैं। फर्म का ठहराव मतलब होता है समझौते द्वारा विघटन, ओके। फर्म का ठहराव मतलब समझौते द्वारा विघटन। जब सभी साझेदार परस्पर सहमति यानी समझौते से यह ठहराव कर लेते हैं कि फर्म का अंत कर दिया जाता है, इसी दिशा में फर्म का समापन हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, ओके। समझौते द्वारा विघटन यानी जितने साझेदार हैं वो आपस में समझौता कर लेते हैं कि अब कंपनी को बंद कर देना चाहिए, फर्म का अंत कर देना चाहिए, तो जो कंपनी क्या है फर्म का समापन हो जाता है। ऐच्छिक विघटन में क्या होता है, ऐच्छिक साझेदारी होने पर कोई भी साझेदार अन्य साझेदार को लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन करवा सकता है, ओके। यानी 4 लोग हैं, 4 में से 2 लोगों की इच्छा नहीं है, 1 लोग की इच्छा नहीं, वो लिख देगा कि भैया क्या फर्म का विघटन किया जाए, वो अपना सुझाव सा देंगे, अब मतलब अपनी इच्छा व्यक्त करेगा कि भैया फर्म का विघटन हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अन्य को सूचना देकर वो क्या है जानकारी देकर फर्म का विघटन कराने का प्रयास कर सकता है, ओके। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है न्यूनतम विधान क्या है। न्यूनतम विधान कंपनी द्वारा निगत पूंजी के उस भाग को न्यूनतम विधान कहा जाता है जिसकी प्राप्ति के बिना किसी भी अंश पूंजी का आवंटन नहीं किया जा सकता। न्यूनतम विधान की राशि
कितनी होगी, यह कंपनी की प्रगति, आकार आदि पर निर्भर करता है। किंतु फिर भी यह राशि इतनी आवश्यक होती है जिससे कंपनी की प्रारंभिक रूप से किए जाने वाले व्ययों का भुगतान की व्यवस्था की जा सके। यह न्यूनतम अभिदान। अग्रिम याचना से क्या इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं? तो कभी कभी जब अंश राशि का भुगतान याचना प्राप्त से पूर्व ही कर दिया जाता है तो इस तरह प्राप्त की गई अंशों की राशि को अग्रिम याचना या पेशगी मांग कहा जाता है। कंपनी इस राशि को प्राप्त कर सकती है बशर्ते कंपनी अधिनियम की टेबल 1 है इसकी इजाजत दे हो, और ऐसी राशि पर टेबल 1 के अनुसार 6% वार्षिक दर पर ब्याज भी दे होता है। तो कंपनी की परिभाषा लिखिए। अब बिल्कुल सिंपल आपको लगता है कि यार कंपनी की परिभाषा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओके, लेकिन लिखना किस तरीके से एकदम आपको याद होना चाहिए। जब किसी आप विद्वान के अनुसार परिभाषा लिखते हैं तुरंत आपको यहाँ नंबर मिल जाते हैं। तो ओके, तो प्रोफेसर हैन के अनुसार दी हुई परिभाषा, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकारी होता है और जिसकी एक सार मुद्रा होती है। ये क्या है? अधिकतम मान्यता प्राप्त हैन के कंपनी की परिभाषा। ओके, तो आपको अच्छे से इसे तैयार करके गया है हैन की प्रोफेसर हैन के अनुसार कंपनी की परिभाषा। तो चाहे आपसे एक वाक्य में पूछा जाए, 2 नंबर में पूछा जाए, इतना लिख देते तुरंत आपको नंबर दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अंशों का बट्टे पर निर्गमन से आप क्या समझते हैं? तो जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गत किया जाता है तो इसे अंशों का बट्टे पर निर्गत करना कहते हैं। जैसे 100 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों को 90 रुपए निर्गत करना। अंतर राशि कितनी है? 10 रुपए है, जो बट्टा राशि होगी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको नकल प्रविष्टि तैयार करनी है। इस बार से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सभी की दोस्तों आपको क्या प्रैक्टिस कर लेना है। ये पूरा आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से आपको तैयार करने से भी जनरलिटीज आपको बताना है। जैसे टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ आपको कवर किया है, उनका सॉल्यूशन भी आपको दिया है, बस आपको इनकी यहाँ प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, अगर आपने क्या पहले साल भर में प्रैक्टिस की है, समझा है, तो आसानी से आप इन्हें कर लेते हैं। मैंने इनका फॉर्मेट आपका रहता है किस तरीके से आपको बनाना है उसको आपको सीखकर रखना है। फिर आपका क्या नाम बदल दिया जाए या 10 रुपये 20 रुपये के समतंश कहा जा रहा है, जो भी अंश कहा जा रहा है वो अगर उनका वो बदल दिया जाए, मूल्य बदल दिया जाए, ओके, बस उसी हिसाब से आप यहाँ चेंज कर देना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें भी आपको जनरलिटीज करनी है, अंशहरण की जनरलिटी बतानी है, तो इसे भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट सुरक्षित असुरक्षित ऋण पत्र को समझाइए। अभी आपका एमपीबोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन था आपका। सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, ऋण पत्रों को सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं जिन ऋण पत्रों का निर्माण करने के लिए कंपनी की संपत्ति भार बंधक रखी जाती है। असुरक्षित ऋण पत्र जिन ऋण पत्रों का निर्माण के लिए कंपनी की किसी संपत्ति को बंधक नहीं रखा जाता है और न ही ऋण पत्र की राशि वसूल करने के लिए कोई प्रतिभूति ही रहती है, वे ऋण पत्र क्या है? असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। सिंपल है, जब ऋण पत्रों का निर्माण करने के लिए कंपनी की संपत्ति को भार बंधक रख लिया जाए, बंधक बनाकर रख लिया जा रहा है संपत्ति को, तो सुरक्षित ऋण पत्र। और कंपनी की संपत्ति को बंधक नहीं बनाया जा रहा है, इसके साथ ही ऋण पत्र की वसूली करने के लिए कोई भी प्रतिभूति नहीं रखी जा रही है, तो ये आप ऋण पत्र कहलाएंगे, असुरक्षित ऋण पत्र कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऋण पत्र और अंश पत्र में अंतर। ऋण पत्र अंश पत्र में अंतर क्या है? अधिकरण पूंजी के छोटे हिस्से को अंश पत्र कहते हैं और ऋण प्राप्ति स्वरूप दिया गया प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है। अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, जबकि ऋण पत्र का भुगतान अनुबंध के तहत निश्चित अवधि में होता है। अंशों का धारण कंपनी के सदस्य होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। अंशों के जो धारक है कंपनी के सदस्य हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। और पॉइंट एकदम ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ से बनते हैं? कहीं से अलग से नहीं बनते, इन्हीं पॉइंटों को उठाकर आपसे पूछ लिया जाता है। अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, जबकि ऋण पत्र का भुगतान अनुबंध के तहत निश्चित अवधि में होता रहता है। लेखांकन अनुपात का महत्व बताइए। कोई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो लेनदारों के लिए महत्व, लेखांकन अनुपात का महत्व में लेनदारों के लिए महत्व किस प्रकार से है कि लेनदार संस्थाओं को अल्पकालीन साख प्रदान करते हैं। इसके लिए यह जानने के इच्छुक होते हैं कि संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में चालू संपत्ति है जिससे उन्हें सही समय पर भुगतान प्राप्त हो सके। फिर कर्मचारियों के लिए महत्व, कर्मचारी भी संस्था की वित्तीय स्थिति विशेष रूप में लाभ प्रदाता को जानने की रुचि रखते हैं, क्योंकि संस्था के लाभों में वृद्धि से उनकी मजदूरी तथा अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो क्या संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न सूचनाओं से ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात कीजिए। ऋण क्षमता अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो ये आपका रहने वाला फॉर्मूला से मैंने आपका यहाँ निकाला जा रहा है। तो अब आपको ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करना है। क्षमता अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज। ओके, तो ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होने वाली है आपकी 75,000 रुपये, और जब इंटरनल लायबिलिटीज चाहिए आपको
तो बाहरी देनदारी बटे आपका आंतरिक देनदारी। ओके, तो आपका ये आएगा बाहरी देनदारी में 10% ऋण पत्र वाला जा रहा है आपका, और इन दोनों का योग समतांश और संचय अंश का योग आपका जा रहा है इंटर लायबिलिटीज में। उसे और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ मैंने आपको यही देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला तो देखिए सिंपल आपका रहने वाला है। ओके, आंतरिक एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटर लायबिलिटीज कौन होने वाली है? ओके, बाहरी देनदारी और आंतरिक देनदारी। नेक्स्ट गैर रोकड़ व्यवहार यानी मदों को समझाइए। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में गैर रोकड़ लेन देन समानता नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गैर रोकड़ लेनदारों को अलग से नोट या तालिका के द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाना चाहिए। ये लेन देन निम्न में हो सकते हैं, और ये पॉइंट बाद दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, संचालन क्रियाओं से क्या आशय है? तो संचालन क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो कि व्यवसाय की मुख्य आगम उत्पन्न करती हैं। परिचालन क्रियाओं में उन सभी मदों को सम्मिलित किया जाता है जो लाभ अथवा हानि का निर्धारण करती है। संचालन क्रियाओं के अंतर्गत व्यवसाय में क्रय विक्रय, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, मूल्यह्रास आदि से संबंधित राशियों का ज्ञात किया जाता है। संचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़ ज्ञात करने के लिए शुद्ध लाभ के आधार मानकर उसमें गैर रोकड़ मदों, संपत्तियों की बिक्री की लाभ हानि, चालू संपत्तियों की कमी में कमी वृद्धि एवं चालू दायित्व में कमी वृद्धि का समायोजित कर चालन क्रियाओं द्वारा रोकड़ का ज्ञात किया जाता है। तो यह चालन क्रियाओं के बारे में कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिए 2 अंक वाले महत्व प्रश्न, 3 वीडियो आई, तीनों वीडियो जो इंपॉर्टेंट मैंने 2 नंबर वाले बताए हैं तैयार कर लीजिएगा। आगे वीडियो में दोस्तों हम 3 अंक 4 अंक वाले कवर करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराते जा रहा हूं, तो आपको क्रम से देखते जाना है। 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है क्या से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।